हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 5 का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको चलिए हम रीड करते हैं, साथ में पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन। इसमें देखने से जो लग रहा है यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लॉक ए है, वो कोई एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, रखा हुआ है। उसके ऊपर में एक छोटा सा ब्लॉक है बी, ये स्मॉल ब्लॉक है, ये इसके ए के ऊपर में रखी हुई है। ठीक है, अभी इसमें क्या बोल रहा है कि ये सारे सरफेस जो है, ये सरफेस, ये इसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, इसमें भी फ्रिक्शन लेस है। राइट, तो जितने भी सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। ब्लॉक ए में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से क्या होता है कि पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, आपको ये बताना है कि कितने देर के बाद ब्लॉक बी जो है वो टॉगल करके नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि फ्रिक्शन नहीं है तो इसमें अगर आप फोर्स लगाएंगे ब्लॉक ए में, तो ब्लॉक ए मूव करेगा, लेकिन ब्लॉक बी जो है यहाँ पर सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो वो सेम स्टेट में रहेगा, वो स्लाइड नहीं होगा, उस पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वो रुका रहेगा। और जब तक इसका जो साइज है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर तक जब तक ये स्लाइड होगा, उसके बाद ये टॉगल होकर गिर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो आपको इसमें निकालना है ना, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसमें देखेंगे कि मास ऑफ द ब्लॉक बी कितना है। मास ऑफ द ब्लॉक बी कितना है, अगर हम m बोलते हैं उसे, तो मास आपका दिया हुआ है यहां पर 5 kg। और फोर्स इस पर कितने लगाए जा रहे हैं, फोर्स देखिए कितने लगाए जा रहे हैं। F इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगाए जा रहे हैं वो 10 न्यूटन लगाए जा रहे हैं। तो 10 न्यूटन फोर्स लगाने से जो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, वो एक्सेलरेशन कितना होगा, आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से क्या होता है, F इज इक्वल टू ma होता है। राइट, तो A इज इक्वल टू यहाँ पर एक्सेलरेशन है और आपको मास और फोर्स दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फोर्स जो है 10 न्यूटन है और मास 5 kg है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निकल गया। अब इस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक जो है मूव करेगा, लेकिन इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये उसके लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि 20 सेंटीमीटर जब ये मूव करेगा तो ये ब्लॉक क्या होगा, टॉगल होकर नीचे गिर जाएगी। राइट, यहाँ पर क्योंकि ये मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन नहीं रहने से ये स्लाइड होते रहेगा। राइट, तो अभी हम देखते हैं कि इसका डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है S इज इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर हो गया आपका। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में आप जानते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। राइट, तो ये टाइम निकालना है कि कितना देर में टाइम ये टॉगल हो जाएगा, नीचे गिर जाएगी। तो ये टाइम निकालने के लिए आप देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है और जो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0.2 मीटर हो गया। राइट, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, t इज इक्वल टू निकालेंगे 2s बाई a। राइट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि आप देख रहे हैं कि u इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 2 इंटू कितना हो गया, डिस्टेंस आपको 0.2 मीटर हो गया और एक्सेलरेशन 2 है। राइट, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये मीटर हो गया और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो आपको ये 0.2 या 2/10 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको t इज इक्वल टू क्या निकालना है आपका, √2/10। जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अराउंड
0.45 सेकेंड के बराबर। तो जो इसमें टाइम लगेगा इसको टॉगल करने में, t इज इक्वल टू 0.45 सेकेंड में ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिर जाएगी। उस टाइम में ब्लॉक ए का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच गया रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा इसके बाद ये ब्लॉक का पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये गिर जाएगी। ये इस क्वेश्चन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को चलिए समझते हैं अच्छा से कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो फिगर दिया हुआ वो क्या है। इस फिगर से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से समझा जा सकता है, राइट। तो इसमें है कि कोई एक पर्सन जो है वो डिच यानी गहरी खाई में गिर गया है, ये गिर गया है और इसका फ्रेंड जो है दोनों साइड से इसको एक रोप लगा के और दोनों साइड से इसे बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इसमें जब बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं तो उसके केसेस के दौरान ये पूछ रहा है जब ये h हाइट पर आएंगे, ग्राउंड से h हाइट पर आएंगे, तो इस केसेस में जो है सो फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट द डेप्थ h, तो उसमें कितने फोर्स लगेंगे ये आपको निकालनी है। दूसरा चीज इसमें आपको ये भी दिखाना है कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें ये बताया गया है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स आर इक्वल। तो 3 थिंग्स आपको याद रखने हैं। पहला चीज है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स आर इक्वल, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बंदे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं दूसरे कम लगा रहे हैं, उस केसेस में हमारा एनालिसिस बिल्कुल बदल जाएगा। ये जो केस है इसमें आपको ये देखना है कि इसका जो टेंशन मान लेते हैं कि इसमें जो फोर्स लगा वो T मान लेते हैं, इसने जो फोर्स लगाया, पुल किया, यहाँ पर जो पुल किए इनके फ्रेंड है ना, तो इसके कारण से इसमें T टेंशन जनरेट हो गया। और जो सोचने वाली बात है, जब इसमें टेंशन T हुआ तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आता है तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो आप इसको देखेंगे ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, राइट। और ये हो गया आपका बेस, ये क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। तो ये जो लंबाई है h इज द बेस। तो आपको यहाँ पर क्या है देखना है आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहला चीज जो हमें समझने वाली बात है कि इसको जो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है वो कौन सा फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम इसका वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे क्योंकि वो डेप्थ गहराई में है, नीचे गिरा हुआ है और उसको जो ऊपर उठा रहा है वो इस फोर्स का, इसमें जो कंपोनेंट है इस फोर्स का कौन सा पार्ट उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है इस बंदे को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इसका जो वेट है मैन का, वेट ऑफ मैन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हम mg है, ठीक है। ये है इसका वेट, ये हो गया। अब इसमें लेट अस एज्यूम दैट कि इसमें टेंशन जो क्रिएट होगा इस स्ट्रिंग में पुल के कारण वो T है। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स कितना होगा, तो आप देखेंगे कि ये वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ये वाला पार्ट होगा, तो ये हो गया बेस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि बेस आपका ये हो गया हाइपोटेनियस। तो इसका जो बेस बाय हाइपोटेनियस होगा तो इसका cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, ये कितने हो जाएंगे। तो आप आसानी से इसे देख सकते हैं कि एक फ्रेंड के थ्रू जो फोर्स लगाए जा रहे हैं वो T cos थीटा है, राइट। अब हमारा ये क्लियर लिखा हुआ है कि दोनों का जो फोर्स है वर्टिकल, दोनों का जो फोर्स है वो सेम होगा। तो दो T cos थीटा इनके थ्रू लगाया गया, T cos थीटा अपवर्ड इनके थ्रू लगाया गया, 2 फोर्स लग गए। तो टोटल फोर्स इनके ऊपर कितने लगे, टोटल फोर्स कितने लग गए इनके ऊपर हो गए 2T cos थीटा। ये क्लियर हो गया आप लोग को। फिर जो 2T cos थीटा है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो आप देखेंगे कि ये जो इक्विवेलेंट है वो इसके वेट के इक्विवेलेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं mg। 2T cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, mg हो गया। तो अब इसमें
जो सोचने वाली बात है। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, mg/2 cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, mg/2 cos थीटा, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे cos थीटा का जो वैल्यू है, जो पहला पार्ट है कि सोन इन द फिगर, फोर्स एक्सर्टेड बाय अज्यूम फ्रेंड्स। अब ये पहला पार्ट है एक्सर्टेड बाय फ्रेंड्स, रोप इज इंक्रीजेज एज द मैन मूव्स अप। आपको ये दिखाना है कि जैसे जैसे मैन मूव्स अप होगा, ठीक है, उसमें फोर्स जो है इंक्रीज होगा। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाके 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू जैसे ऊपर सबसे टॉप पर जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ गए। तो पॉइंट समझने वाली बात है कि cos थीटा का वैल्यू मान लेते 40 से लेके 60 तक गया, 60 से समथिंग ऊपर जाते गया यहाँ पर। तो cos थीटा का वैल्यू जैसे जैसे cos थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, है ना, cos थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, cos थीटा का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। अगर ये नीचे का डिनोमिनेटर कम होगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब होगा कि cos थीटा अगर आपका डिक्रीज होते जाएगा, है ना, थीटा का वैल्यू अगर लेस होगा तो क्या होगा, टी का वैल्यू है, टी का वैल्यू मोर हो जाएगा टी का वैल्यू, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका टेंशन जो है स्ट्रिंग में क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब हमें निकालना है कि फाइंड द फोर्स व्हेन मैन इज एट डेप्थ h। तो जब मैन जो है सो h डेप्थ पर है तो उस केसेस में आपको फोर्स निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो cos थीटा इज इक्वल टू जो है, सो cos थीटा इज इक्वल टू हम वैल्यू हमें निकालना होगा। तो cos थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस केसेस में वहां पर तो हमने फोर्स का कंपोनेंट लिया, अब हमें ये हाइट का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। cos थीटा का वैल्यू हम रेशियो ऑफ 2, ये फोर्स है, ये हाइट है, तो इसका हमें देखना है, ये जो लंबाई हो गया, ये हो गया आपका d हो गया, डेप्थ जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इसका लंबाई, इसका हाइपोटेन्यूस आपको निकालना पड़ेगा। तो अब हम ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ये अज्यूम करते हैं h हाइट पर, ठीक है, ये एंगल थीटा है सपोज, ये डेप्थ आपका d हो गया, तो इसका ये टेंशन वाली नहीं, ये आपका जो रोप हाइपोटेनियस का लंबाई होगा, लंबाई वो हम कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का लंबाई इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता होगा, h² प्लस d²/2, क्योंकि ये पार्ट आपका d/2 हो जाएगा, h² प्लस d/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ये आपका जो ये पार्ट है, मान लेते ये AB हो गया, ठीक है, तो AB² इज इक्वल टू दिस वन हो गया, राइट। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं 4h² प्लस d²/4 लिख सकते हैं, राइट। अब AB इज इक्वल टू कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, रूट अंडर 4h² प्लस d²/4 हो जाएगा, राइट। अब हमें cos थीटा का वैल्यू क्या निकालना होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस आपका जो है h दिया हुआ है और हाइपोटेनियस यहां से हमने निकाल लिया, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर 2 चला जाएगा, ठीक है, तो 4h² प्लस d²। तो cos थीटा का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में आप पुट करते हैं तो इस पे स्ट्रिंग पर कितना फोर्स है आसानी से निकाला जा सकता है। ये जो निकला है cos थीटा का वैल्यू जो निकला है वो 2h और ये 4h² प्लस d² हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन फिर फर्दर हम करते हैं, तो इसमें जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो हो जाएगा mg/4h इंटू क्या हो जाएगा 4, या इसको हम लिख सकते हैं d² प्लस 4h²। ये आपका टोटल फोर्स लग जाएगा, है ना, फोर्स चाहिए इस बंदे को h हाइट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं थ्रू दिस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं कि इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं आसानी से कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर जो है वो नीचे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से डिसेंडिंग या नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है।
तो उस केसेस में पूछ रहे हैं कि ब्लॉक है ना, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। इसमें द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg है, ठीक है। तो इस केसेस में सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में व्हेन लिफ्ट मूव नहीं कर रहा है उस केसेस में जो है सो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में वेट ऑफ ब्लॉक ए, जो फोर्स लगेगा ड्यू टू वेट ऑफ ब्लॉक ए के कारण लगेगा, ठीक है, वो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg का मतलब हो गया आपका मास हो गया 0.5 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4.9 न्यूटन इस पर इसका वेट होगा। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम में देखते हैं तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए, फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप लेते हैं केस कि ब्लॉक ए जो है सो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बी पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो इसका वेट के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट, वेट के कारण जो अप्लाई हो रहा है फोर्स वो हो रहा है 4.9 न्यूटन। अब हम इसमें जैसे ही नीचे की तरफ लिफ्ट जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाना शुरू करती है, उस केसेज में क्या होगा कि एक स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स जो है वो उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। वो स्यूडो फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, स्यूडो फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द मोशन होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब जैसे ये नीचे की तरफ लगेगी तो फ्री बॉडी डायग्राम में स्यूडो फोर्स Fp इज इक्वल टू जो है वो कितना लगेगा, वो इसके मास और ये एक्सेलरेशन के कारण लगेगा, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स हम लेते हैं Fp इज इक्वल टू आपका है कितना, मास यहाँ पर है 0, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये मास है 0.4 kg और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इसमें 1 न्यूटन का स्यूडो फोर्स लगेगा। आप फ्री बॉडी डायग्राम में देख सकते हैं कि स्यूडो फोर्स जो है 1 न्यूटन का लगेगा। तो टोटल जो इक्विवेलेंट वेट होगा जो ब्लॉक ए के थ्रू ब्लॉक बी पर लगाया जाएगा वो कितना होगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर टोटल जो फोर्स लगेगा है ना, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी, है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा 4.9 इसका वेट के कारण -1 न्यूटन। तो ये अराउंड हो जाएगा आपका 3.9 न्यूटन, या इसको हम लिख सकते हैं 4 न्यूटन के आसपास इस पर फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगेगा और वो होगा 4 न्यूटन, ठीक है। स्यूडो फोर्स इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। स्यूडो फोर्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ये मूविंग फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एक स्यूडो फोर्स, स्यूडो या इमेजिनरी फोर्स जो है एग्जिस्टेंस में आ जाता है जब 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेटर मूव कर रहा है, दूसरा इसके कारण इसमें वेट जो लग रहा है और इसका जो मोशन होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जब ये फ्री फॉल होगा तब तो इसका या वेट रखा हुआ है ये, तब तो ये केसेस में इसका वेट फ्री फॉल होगा, वो कंडीशन हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे। जब ये रखा हुआ है नीचे की यहाँ पर रखा हुआ है तब तो इसमें क्या हो रहा है, इसके वेट के कारण लग रहा है। लेकिन जब ये डिसेंडिंग हो रहा है, जैसे जैसे डिसेंडिंग एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा, एक स्यूडो फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पॉइंट पर लगना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा कि आप वेट लॉस यहाँ पर जो है ए का जो फोर्स, ए के थ्रू जो बी पर फोर्स लगाया जा रहा है वो कम हो जाएगा। अभी क्या होता कि अगर ये ऊपर की तरफ मूव करती, अगर ये ऊपर की तरफ मूव करती तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाता, नीचे की तरफ हो जाता। उस केसेस में
सूडो फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाता है जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करती तो इस केसेस में जो है सो टोटल फोर्स जो है बी पर जो लगता है वो ज़्यादा हो जाता है, वो 1 न्यूटन ज़्यादा हो जाता है।